हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं इसकी बात करेंगे हम लोग अपने इस वीडियो में। और इसी को देखेंगे, जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो है कि विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या। विकासशील देश, देखिए कुछ देश ऐसे इनको बोला जाता है विकसित। तो इंडिया, भारत हमारा जो देश है वो अभी भी एक विकासशील देश है। अभी तक हम लोग पूरी तरह से डेवलप नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, वो हमें बताते हैं कि हम किस स्तर पर हैं, विकास की जो सीढ़ी है उसमें हम कहाँ पर अभी स्थित हैं। हमारा लगातार विकास हो रहा है, बहुत सारे पैरामीटर्स हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम विकासशील देश हैं। और भारत जैसे देशों की जनसंख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, जैसे कि नाइजीरिया है, ठीक है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां पर। और उम्मीद है कि अगले 50 से 100 साल में अफ्रीका में पॉपुलेशन कुल मिलाकर के बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो इस तरह के जो देश हैं, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है कि उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो पृथ्वी के संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। ठीक है, अभी आपको पिछले 100 साल में लगभग पूरी जो पृथ्वी है उसकी जनसंख्या 3 गुना हो गई है। ठीक, तो अभी हम लोग लगभग लगभग 7.5 अरब के आसपास की पॉपुलेशन है, 750 करोड़, है ना। और ये संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ज्यादा लोग आएंगे तो समस्या होगी। समस्या किसके ऊपर होगी? जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर। और दूसरी चीज क्या है, इतना ही नहीं है, जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो ये तो विकासशील देशों में तो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में समस्या ये है कि हर इंसान इतना ज्यादा कंज्यूम करता है। कंज्यूमरिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंज्यूमरिज्म। कंज्यूम करना समझते हैं, किसी चीज का उपभोग करना। तो ऐसा होता है कि नहीं, हर चीज खरीदते जाओ। अभी अमेरिका जैसी कंट्रीज हैं जहां पर ऑन एन एवरेज एक इंसान, एक भारतीय इंसान की तुलना में, एक भारतीय नागरिक की तुलना में करीब 25 से 30 गुना कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, का उत्सर्जन करता है। तो प्रति व्यक्ति अगर आप यूनिट में देखोगे तो बहुत ही ज्यादा ये लोग पॉल्यूट कर रहे होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो उपभोग है ना, वो बहुत समृद्ध है। अब समृद्ध तो बहुत पॉजिटिव शब्द है, लेकिन यहाँ पर ऐसा समझ रहे हैं, बहुत पॉम्पस है। पॉम्पस निगेटिव कोनोटेशन के साथ आता है। कोनोटेशन समझते हैं कि उसका जो भाव है वो थोड़ा नकारात्मक है। एक तरह की विलासिता का जीवन जी रहे होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है ना। और दूसरा क्या है, उनके जो उत्पादन मानक है, यहाँ इस उत्पादन मानक का मतलब क्या हुआ कि आप किन किन कंडीशंस के रहते हुए ही प्रोडक्शन करोगे। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे पहले से संसाधन है उसके ऊपर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ, इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये चीजें हो रही हैं, पर्यावरण के जो पहले 2 काम थे उन पर और ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा, दबाव आ गया। पहले 2 काम क्या क्या पहला तो था कि सप्लाई करना किसकी, रिसोर्सेज की। तो जो भी संसाधन है उनकी सप्लाई उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही, क्योंकि आपने ज्यादा बर्डन डाल दिया। और दूसरा काम था वेस्ट एसिमिलेशन का, जो भी कूड़ा करकट उत्पन्न हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करते जाना। तो कूड़ा करकट हम लोगों ने बढ़ा दिया, रिसोर्सेज भी ज्यादा कंज्यूम करने लगे। इसकी वजह से क्या हो गया, जो पहले 2 काम थे उन पर प्रभाव पड़ने लगा, और इस वजह से जो तीसरा काम था लाइफ सस्टेन करने का, उसमें दिक्कत आने लगी। ठीक, अच्छा, तो समझिए इन दोनों की वजह से क्या हुआ, हम लोग इसके परिणाम स्वरूप पहुंच जाते हैं कि बहुत सारे संसाधन जो हैं, सॉरी, इनका विलोपन हो गया। बहुत सारी स्पीसीज भी ऐसी हैं, प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस तरह से जो अपना पर्यावरण है, वातावरण है, उसके संसाधनों का दोहन करते आ रहे हैं। संदोहन नहीं कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। अच्छा, और क्या हुआ? और ये हुआ कि जो अवशेषी क्षमता थी, है ना, अवशोषी, सॉरी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, कि जो भी कूड़ा करकट उत्पन्न हो रहा है उसको आप एब्जॉर्ब करते जाओ। दिल्ली में मैंने आपको बताया था कि कूड़े के 3 पहाड़ दिखते हैं, गाजीपुर में बहुत बड़ा पहाड़ बन गया है कूड़े का। तो कूड़े से होता है कि आसपास गंदगी भी हो रही होती है, और पर्यावरण कूड़ा बना ही क्यों, वो कूड़ा इकट्ठा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस कूड़े को समाहित करने की जो क्षमता है वो उतनी ज्यादा नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि हम लोग कूड़ा, जितनी क्षमता थी उससे ज्यादा कूड़ा बनाते चले आ रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। ठीक, अच्छा, ये भी इसका एक दुखद परिणाम निकला। अवशोषी क्षमता होता क्या है? पर्यावरण की अपक्षय को अवशोषित करने की योग्यता। अपक्षय मतलब डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन समझ रहे होते हैं, किसी चीज को तोड़ते चले जाना। अब डिग्रेडेशन कौन करता है? हमारे पर बहुत सारे बैक्टीरियाज करते हैं और फंजाई करती है। मैंने आपको बताया था, कभी बायो पढ़ाऊंगा आपको, तो फंगस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पूरे पर्यावरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर जो है वो फंजाई है। ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें मदद कर रहे होते हैं। तो अपने आप ही पर्यावरण जो है अपने आप को क्या करता है, कूड़े करकट को खत्म करने की कोशिश करता है। उसी को हम लोग बोल देते हैं अवशोषी क्षमता, जिसको बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इसके बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि जो उत्पन्न अवशेष है, अवशेष मतलब कूड़ा करकट समझ लीजिए, वो पर्यावरण की जो क्षमता है उससे बाहर जा चुका है, इसीलिए तो हम बना नहीं, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है पर्यावरण। ठीक, अच्छा, तो ये क्या हुआ, ये सारी चीजें इसके नकारात्मक परिणाम है। और इसी के बाद आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर आकर के खड़े हो गए हैं, सिर्फ इसी वजह से। पर्यावरण संकट बोलते हैं हम लोग एनवायरमेंटल क्राइसिस। लगातार ऐसा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक, जो भी विकासशील देश हैं, और सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है।
हर इंसान और ज्यादा ऑन एन एवरेज रिसोर्सेज का कंजम्पशन कर रहा है, तो कूड़ा करकट और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, एनवायरमेंट उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, एनवायरमेंट के जो रिसोर्सेज थे बहुत तेजी से डिप्लीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी का अनुसंधान करते चले आ रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति बनती है उसको हम लोग बोल देते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस। क्राइसिस समझते हैं संकट आ गया, देश के ऊपर संकट आ गया। जैसे 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, देश के ऊपर आर्थिक संकट आ गया था। तो ये कौन सा संकट है? पर्यावरण संकट आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या कर सकते हैं? अब हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, क्यों पहुंचे उसकी बात हम लोगों ने अभी तक की है। हुआ क्या, इसी का जो परिणाम आप देखोगे, सूखी हुई नदियां हैं। गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे भी चला, उसके पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम चले, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। और कई जगह तो नदियां सूख गई हैं पूरी तरह से। ठीक है, नदियां खत्म हो गई। ठीक, अच्छा, और इस वजह से क्या हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जल एक आर्थिक वस्तु बन गया है। आर्थिक वस्तु समझ रहे हैं क्या हो रहा है? जैसे मैं आज आपको बोलूं कि आप सांस नहीं ले सकते, सांस लेने के लिए आपको दिन का 3 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, और आपको अच्छी सांस लेनी है तो आपको 3.5 रुपए देना पड़ेगा। इस तरह की चीज कर दो तो हवा को भी मैं एक आर्थिक वस्तु बना दूं, हवा भी आपको खरीदनी पड़ जाए, सांस लेने के लिए भी खरीदनी पड़ जाए। आज से पहले क्या होता था? आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले आपको पता है, कुएं हैं, तालाब है, नदियां हैं, लोग वहां से पानी पी लिया करते थे। अब वो जो प्राकृतिक रूप से सबका माना जाता था, उसको भी हम लोगों ने बोतल्स में पैक करके, बॉटल्स में पैक करके बेचना शुरू कर दिया कि ये 20 रुपए की बॉटल 1 लीटर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो चीज आम तौर पर सारे लोगों को बहुत आसानी से अवेलेबल थी, काफी अच्छी फॉर्म में, काफी हद तक प्योर था, वो क्या हुआ, उसको हमने इतना बर्बाद कर दिया, इतना प्रदूषित कर दिया कि अब हम उसी चीज को खरीद रहे हैं। ठीक, तो देखने में तो जीडीपी आपको लगेगा बढ़ गई। अरे भाई, आपके घर में सब लोग पानी पी रहे हैं, अच्छा पानी है, घर का कुआं है, वहां से पानी पी रहे हो, अच्छा खासा काम चल रहा है, तो कोई जीडीपी नहीं बढ़ी। लेकिन आप लोग रोज 20 लीटर पानी बाहर से खरीदने लगो, और वो पानी कितने भी रुपए का खरीदो, 100 रुपए का, 200 रुपए का, तो आप क्या दिखाओगे कि आप एक तरह से किसी सेवा या वस्तु के लिए पे कर रहे हो, तो देश की जीडीपी बढ़ी हुई भी दिखेगी, है ना। लेकिन वो चीज क्या होती है, यहाँ पर जीडीपी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ तरह की समस्याएं रहती हैं। लेकिन मतलब क्या हुआ, जो चीज आपको प्राकृतिक रूप से मिलनी चाहिए, आपने उसको भी एक इकोनॉमिक गुड बना दिया। तो ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। और ऐसे में होता क्या है, जो लोग हाशिए पर खड़े रहते हैं, समाज के हाशिए पर खड़े रहने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में आरओ लगा लेते हैं, कई लोग हैं जो नहीं लगा सकते। अब जो नहीं लगा सकते, वो प्रदूषित जल की वजह से कैंसर के रोगी बन जाएंगे, उनको पता है, लेकिन फिर भी वही मजबूरी में पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ऐसा बहुत सारे, यमुना नदी का मैं कई बार उदाहरण देता हूं, दिल्ली से पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो इस तरह का काम कर रही है, और वहां के आसपास के बहुत सारे गांवों में कैंसर फैल रहा है। तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और हमेशा ही जो लोग हाशिए पर खड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, और क्या हुआ, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस है ना, उनका आप अगर बहुत गहन और विस्तृत निष्कर्षण करते चले जाओगे तो क्या हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी जंगल में पेड़ हैं, आप सोचोगे कि अरे भाई, जो रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है, उसका तो दोहन करोगे, समस्या नहीं, आप कितनी भी सौर ऊर्जा का प्रयोग करो, क्या होगा। सौर ऊर्जा भी रिन्यूएबल है, लेकिन साथ ही साथ समुद्र की मछलियां भी रिन्यूएबल हैं, क्योंकि इतनी सारी मछलियां हैं, वो अपने आप को बनाती जाएंगे, आप उसका दोहन करते जाओ। लेकिन कभी कभी मालूम है क्या हुआ है, भारत और श्रीलंका बीच में मन्नार जो एक बे है, तो उसको बोलते हैं एक खाड़ी है। ऐसे ही जापान और चीन के बीच में समुद्र है। कुछ ऐसे एरियाज हैं दुनिया के समुद्र के, जहां पर इतना ज्यादा मछलियों को पकड़ा गया है, इतना ज्यादा उनको उनका दोहन किया गया है, कि अब वहां पर वो डिप्लीट करती जा रही है। क्यों? एक लेवल से कम जैसे ही मछलियां हो जाएंगी और आप उनको पकड़ते जा रहे हो, तो फिर से अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाएंगी। जो उनकी पुनर्जनन क्षमता है, उससे ज्यादा अगर आपने कर लिया, तो कई बार हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस को भी अगर बहुत ही ज्यादा दोहन कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा निष्कर्षण कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा उसका एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, वो खत्म होने लग जाते हैं, है ना। होता क्या इससे, ये होता है, महत्वपूर्ण संसाधनों का क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे जंगल के पेड़ों का उदाहरण भी दे सकते हैं। जंगल में आप लकड़ी निकालते रहोगे, जंगल अपने आप बना रहेगा, जंगल खत्म नहीं होगा। लेकिन आपने पूरा जंगल ही साफ करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा लकड़ियां लेना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो जंगल नहीं रहेगा। तो एक नवीकरणीय सोर्स स्रोत को भी आप लोग इस तरह की गतिविधियों से, आप लोग का मतलब हम सारे लोग, आपको दोष देने की बात नहीं है, हम सारे लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे सोर्स में बदल सकते हैं जो नॉन रिन्यूएबल हो जाता है, गैर नवीनकरणीय स्रोत बन जाता है। तो ये बहुत दुख की बात है। और इससे क्या होता है, नए संसाधनों की खोज हमें करनी पड़ती है। जब हमारे पास कोयला खत्म होने लगा, जब हमारे पास क्रूड ऑयल खत्म होने लगा, तो हमने सोचा कि हम सोलर एनर्जी में काम करते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल बनाया जो बहुत महंगा पड़ता था, फिर हमें उसी में नई टेक्नोलॉजी लाने की बहुत कोशिश करनी पड़ती है। पानी सारे लोगों को मिल रहा था, अब बिना आरओ के कोई पानी नहीं पीता शहरों में। क्यों? क्योंकि शुद्ध पानी है ही नहीं, आप वो पानी पियोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो होता क्या है कि नए संसाधनों की खोज करनी पड़ती है, प्रौद्योगिकी में और अनुसंधान में
बहुत बड़ा अमाउंट आपको लगाने की मजबूरी है, ये कोई चॉइस नहीं है। मतलब आप कर रहे हो अच्छी बात है, बट हो क्या जाता है कि हमारी मजबूरी बन जाती है। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ, सांस और जल संक्रामक रोगों की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो जाती है ना। अभी तो कोविड-19 चल ही रहा है, सांस पर एक तरह से डिपेंडेंट है, लेकिन सैनिटेशन जब ठीक नहीं होता है, बहुत तरह की गंदगी फैल रही होती है, तो उसमें गंदगी में क्या होता है, उस तरह के गंदे के पानी में बहुत बैक्टीरियाज भी जन्म लेते हैं और उनसे बहुत तरह की बीमारियां फैलती हैं। हैजा और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां रही हैं जो भारत में बहुत समय तक लोगों को परेशान किया है। दिल्ली में अभी भी डेंगू, पानी जमा हो जाता है, बारिश का, लोगों के घर के बाहर सड़े हुए टायर्स है, उसमें पानी जमा होता रहता है, तो क्या हो जाता है कि डेंगू फैल रहा होता है और मच्छरों की वजह से फैल रहा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बढ़ने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस तरह से पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया, और फिर जो नेचुरली एब्जॉर्ब करने की क्षमता थी पर्यावरण की, उससे हम ज्यादा वेस्टेज बनाते चले आ रहे हैं। तो इस वजह से इस तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये क्या है, ये तो कुछ कुछ टाइफाइड फीवर किस किस कारणों से होता है, कौन कौन कॉज करता है, उसका लिखा हुआ है। हेपेटाइटिस बी इंडिया में बहुत बड़ा इशू है। अभी ये तो हेपेटाइटिस ए की बात है, हेपेटाइटिस बी जो है ना, वो बहुत बड़ी समस्या है भारत में। कॉलरा भी बहुत बड़ी समस्या है। तो हुआ कुल मिलाकर के क्या कि पर्यावरण अपक्षय के कारण जो है ना, आपको कुल मिलाकर समझ में आएगा कि स्वास्थ्य लागत में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। घर में आपको आरओ लगाना है, सही टाइम से दवाइयां लेनी है, कुछ बीमारियां भी हो जाएंगी तो फिर आपको उसका भी खर्चा करना पड़ेगा। अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कठिन आर्थिक समय से गुजरने के बाद में नौकरी चली गई है, लेकिन आपको बीमारी का एक डबल स्ट्राइक पड़ती, नौकरी चली गई, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, और साथ में आपको बीमार पड़ गए तो आपको और खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाता है। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।